नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में, जहां पर आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब देने की हमारी कोशिश होती है। और आज हमारे साथ है एक नई एक्सपर्ट, मतलब हमारे चैनल पर नई एक्सपर्ट श्वेता जैन, जो फाउंडर है इन्वेस्टोग्राफी प्राइवेट लिमिटेड की। 20 साल से अधिक का इनका एक्सपीरियंस है। एक किताब लिखी है इन्होंने, माई कॉन्वर्सेशन विथ मनी। साथ ही आप इनको ईटी नाउ, जी बिजनेस, सीएनबीसी पर हमेशा देखते रहेंगे या देखते रहते हैं। और कई पब्लिकेशंस में इनके आर्टिकल और इनकी राय आपको पढ़ने को मिलते हैं। श्वेता, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। बहुत दिनों से प्लान था आपके साथ एक सेशन करने का और आज फाइनली मौका मिला। जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी स्वाति। और जो लोग अभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस सेशन में, से हाय टू श्वेता। ये नॉर्मल चीज होती है, राइट? जब जिनसे आप पहली बार मिलते हैं उनको आप नमस्ते करते हैं, तो नमस्ते कीजिए कमेंट में। चले, पहला सवाल लेते हैं श्वेता। सचिन जी ने सवाल भेजा है अपना। इनका पोर्टफोलियो जो है वो करीब 3.3 करोड़ के आसपास का इनका पोर्टफोलियो है। मजे की बात, इनके पोर्टफोलियो में एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, 24 स्कीम्स हैं। एक ही फंड हाउस के कई स्कीम्स ले रखी हैं। हर कैटेगरी में डुप्लीकेशन देखने को मिल रहा है। अब पूरा नाम तो हम बताएंगे नहीं यहाँ सबको, लेकिन आपके पास वो लिस्ट है ऑलरेडी। जानना ये चाहते हैं कि 40 लाख का इनको आई थिंक अभी मुनाफा या प्रॉफिट पे बैठे हैं। अब चाह रहे हैं कंसोलिडेट करना पोर्टफोलियो। 24 से घटाकर 7 या 8 स्कीम्स रखना चाहते हैं पोर्टफोलियो में। लेकिन यहाँ कंसर्न क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स काफी भरना पड़ेगा। इनके कैलकुलेशन के हिसाब से इनको 5 से 7 लाख तक का टैक्स देना पड़ सकता है। तो कैसे कंसोलिडेशन करे ताकि इतना ज्यादा टैक्स ना देना पड़े? क्या तुरंत इकट्ठे एक बार करें या 2-3 साल में स्प्रेड करके करें? इस सवाल पे आने के पहले एक सवाल। जब हम ये कहते हैं कि क्योंकि 24 स्कीम्स हैं इनकी पोर्टफोलियो में, और कईयों ने ये बात कही है कि 24, 25, 15, 20 स्कीम्स होने से आपके रिटर्न पे पॉजिटिव इम्पैक्ट कम पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये क्यों कहा जाता है? जी स्वाति, ये कुछ ओवर डाइवर्सिफिकेशन होता है। हम्म। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा ज्यादा भी अच्छी चीज खराब हो जाती है। जी। राइट। कुछ बहुत ज्यादा जो आपको लिए जैसे एक्सरसाइज हो, अच्छा है, एक एक लेवल तक या एक लिमिट तक करना अच्छा है। बट हम्म। बहुत ज्यादा करने से वो आपको नुकसान पहुंचा देता है। जी। वैसे ही आपके पोर्टफोलियो में भी अ, कुछ ज्यादा स्कीम्स, जैसे 8 से 10 से 12 स्कीम्स, डिपेंडिंग आपके रिक्वायरमेंट पे, कब आपको पैसा चाहिए, ग्रोथ पे, कुछ शॉर्ट टर्म में चाहिए, कुछ मीडियम टर्म में चाहिए, तो 10 से 12 स्कीम्स मैं कहूंगी तब तक ठीक है। हम्म। बट ज्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और काफी रेपिटेटिव वही स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, वही स्कीम्स देखने को मिलती हैं। या अगर स्कीम्स अलग हैं तो उनका नेचर सेम है, तो जाता उसी पैसा वहीं पे है। हम्म। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपको फिर हार्म ही करता है, वो आपको हर्ट ही करता है, आपके पोर्टफोलियो को हर्ट करता है, और इनडायरेक्टली ऑब्वियसली आपको भी हर्ट करता है। तो इनका पोर्टफोलियो काफी ओवर डाइवर्सिफाइड है मैं कहूंगी। जी। बट मेरा ये भी है कि इन्होंने काफी अलग अलग कैटेगरीज की स्कीम भी डाली है। तो हम्म। मुझे कभी कभी लगता है कि इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि क्योंकि हर कैटेगरी में फंड्स अवेलेबल है, हमको भी हम्म। हर कैटेगरी में डालना चाहिए। जी। जैसे मिड है, लार्ज है, मिड एंड लार्ज है, हम्म। अगर स्मॉल है, फ्लेक्सी है, मल्टी है, ये हमको चॉइसेस दी गई है। जरूरी नहीं है कि हमको हर कैटेगरी का एक स्कीम हमारे पास हो। ये इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा समझ जाना चाहिए, क्योंकि हम्म। वरना क्या होता है, हर कैटेगरी में डालने के चक्कर में आप अपना इतना स्ट्रेच कर देते हैं। वो एक इलास्टिक होता है ना, जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो ठीक है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो वो इलास्टिक टूट जाता है। राइट। हम्म। तो जैसे आप हर जगह इतना स्ट्रेच हो जाते हैं, तो फिर कहीं पे भी जो भी आपका स्कीम, एक अच्छा समझिए, एक कैटेगरी या कुछ कैटेगरी या कुछ स्कीम्स ने अच्छा किया, पर आपके पोर्टफोलियो पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको इतना कम एलोकेशन दिया है। हम्म। आप यही सोचिए कि आपका समझिए पैसा डबल हो गया है किसी हम्म। स्कीम में, कितनी अच्छी बात है। राइट। बट अगर उसमें आपका पूरा ओवरऑल एलोकेशन 1% है, तो आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर हुआ? कुछ भी नहीं यार, ना ना के बराबर ऑलमोस्ट, या। तो इन्वेस्टर्स खुश हो सकते हैं कि इतना अच्छा मैंने स्कीम सेलेक्ट किया, बट एट द एंड ऑफ द डे कोई इम्पैक्ट नहीं है। सचिन जी के साथ मैं उनसे काफी खुश हूँ कि उनका पोर्टफोलियो अच्छा साइज का है।
बट उन्होंने थोड़ा थोड़ा डाल के किया है। जैसे अगर आप स्कीम्स देखें तो 2021 की कुछ कम स्कीम्स है काफी, 22 की तो हार्डली है, 23 में है, और 24 की बहुत ज्यादा स्कीम्स है। तो हम्म। इन्होंने एक्चुअली सब पैसा अभी डाला है। तो या। अभी जब इतना डाला है अलग अलग में, तो कंसोलिडेशन अभी कैसे करेंगे आप? हम्म। उसको थोड़ा तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो या तो डालना ही नहीं चाहिए था। हम क्या हम्म। करते हैं अक्सर, वो कदम लेने के बाद सोचते कि अरे नहीं लेना चाहिए था। जी। जी। तो अभी इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ 1 2 3 साल में अगर इन्होंने कंसोलिडेट किया तो मुझे लगता है ये अच्छा रहेगा। हम्म। बट है ना, कुछ सेटिस्फैक्शन के लिए अपने कि 24 से अंडर 20 ले आए, तो वो मेंटली थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अभी 20+ स्कीम्स नहीं है, अंडर 20 स्कीम्स है। मैं उनको राय दूंगी कि 2 3 स्कीम्स ये कम कर सकते हैं, जो स्पेशली लो ड्यूरेशन फंड्स है, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया फ्लोटिंग रेट फंड है, महिंद्रा मानुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड है, आईसीआईसीआई अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है। ये मैं बोलूंगी कि अभी कट कर दें, तो इनका हम्म। ऑलरेडी 21 स्कीम्स हो जाएगा। तो फिर इनका जो थीमेटिक फंड्स है, मैं उससे काफी मैं थीमेटिक प्रेफर नहीं करती हूँ, तो मैं इनको रेकमेंड करूंगी कि जब ये अच्छा रिटर्न देखे थीमेटिक में तो निकल जाए। क्योंकि हम्म। थीमेटिक फंड्स में क्या होता है, हमको एंट्री और एग्जिट दोनों सही चाहिए। जी। अगर हम उनको रेगुलर फंड्स की तरह ट्रीट करें तो हम उसमें नुकसान ले सकते हैं। हम्म। मैं हम्म। रेकमेंड करूंगी कि जैसे ये थीमेटिक फंड्स इनका, जैसे कंजम्पशन फंड है, इंफ्रा फंड है, सब है इनके पास, तो जब ये रिटर्न अच्छा देखें तो उसमें से निकल जाए। अगर गेन देना भी पड़े तो कैपिटल गेन दे दे, क्योंकि देना तो पड़ेगा इनको, इतनी सारी स्कीम्स है, जब कंसोलिडेट करेंगे देना तो पड़ेगा। बट जब है तो वो, क्योंकि वो पैसा फिर जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स अच्छी कर रही हैं उन्हीं में डालें, ये डाइवर्सिफाई करने ना जाए। मैं हम्म। अगर इनके पोर्टफोलियो में एक रिकमेंडेशन देती ऐड करने का, तो वो मैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड बोलती। बट हम्म। क्योंकि इतने फंड्स हैं इनके पास ऑलरेडी, बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगी कि कोई जी। ऐड करें, ये हम्म। existing फंड्स में ही ऐड करें। हम्म। श्वेता, आमतौर पे जब कोई आपके पास आता है इतना बड़ा पोर्टफोलियो लेकर, तो किस बेसिस पे, अगर ये तो खैर 2 3 साल में कह रहे हैं कि चलो धीरे 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 करके कम करेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने करना ही है कि 10 15 स्कीम है, उनको आपको 7 करना है या 6 करना है, तो किस बेसिस पे तय करेंगे कि मुझे इस कैटेगरी से निकलना है या ये स्कीम से बाहर आना? कुछ पैरामीटर्स उसके, कुछ क्राइटेरिया उसके? हाँ, तो जैसे अगर इन्वेस्टर ने अभी इन्वेस्ट किया है, तो हम्म। उतना ज्यादा लगाव नहीं रहता है स्कीम से, तो हम जी। काफी उसको नाप तोल के कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल क्लाइंट यंग है, तो हम स्मॉल कैप में ज्यादा करेंगे, हम बाकी जैसे लार्ज कैप में थोड़ा सा कम कर देंगे, फ्लेक्सी कैप में कम कर दूंगी। अगर इंटरनेशनल फंड है तो वो ठीक है, पर अगर उनका एक्सपेक्टेशन है कि नहीं मुझे इस फंड से खाली रिटर्न चाहिए, तो हम्म। इंटरनेशनल फंड, मल्टी एसेट फंड, ये मैं जनरली प्रेफर नहीं करती हूँ। हम्म। स्पेसिफिक फंड्स प्रेफर करती हूँ क्योंकि हमको पता रहता है कि मैंडेट क्या है उनका। अभी हाँ। जैसे करना हमको समझिए कि गोल्ड में पैसा एलोकेट करना है, बट मल्टी एसेट में अगर गोल्ड कम है, या उनका फंड मैनेजर का व्यू है कि अभी गोल्ड कम करना है, अभी आज ज्यादा हो सकता है बट से 6 महीने बाद कम हो सकता है, तो हमारा जो एलोकेशन हमने सोच के डाला था वो नहीं होगा। तो मैं हम्म। फिर स्पेसिफिक फंड्स रेकमेंड करूंगी कि गोल्ड में इसमें डाले आप, या सिल्वर में इसमें डाले, वैसे हाँ। अ, बहुत ब्रॉड बेस्ड मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। और शॉर्ट टर्म अगर नहीं है इनके कोई गोल्स, तो शॉर्ट टर्म वाले फंड्स हम नहीं रखेंगे, तो इजी से वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अगला सवाल मोहम्मद साबिर जी का है, जिनसे बात हुई थी मेरी कुछ वक्त पहले। सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू कर दिया है। एक सवाल, ये वर्किंग वीजा पर हैं और लिखा नहीं कि इनका स्टेटस क्या है। आई एम अज्यूमिंग कि शायद एनआरआई होंगे, लेकिन जो इनका इन्वेस्टमेंट जा रहा है श्वेता, वो इनके बैंक के सेविंग अकाउंट से जा रहा है। क्या इससे कुछ दिक्कत हो सकती है आगे चलकर इन्हें? जी बिल्कुल हो सकती है। इनको एनआरओ या एनआरई से करना पड़ेगा। जैसे अभी अगर इनका इंटेंट है कि बाहर ही काम करना है, हम्म। तो जिनके सेविंग्स अकाउंट है उनको एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। हम्म। और बाकी बाहर से जो पैसा इनको अगर निवेश करना है तो ये एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये जो एग्जिस्टिंग एसबी अकाउंट है एक्सिस का, इन्होंने जो बताया है हम्म। उसको ये एनआरओ में कन्वर्ट करके उससे पैसा निवेश कर सकते हैं। एनआरओ और एनआरई में फर्क यही है कि अगर आप एनआरओ अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं तो रिपैट्रिएशन इतना इजी नहीं है, बट एनआरई से इन्वेस्ट करते हैं तो रिपैट्रिएशन काफी इजी है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी।
एक बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन साउंड करेगा ये, लेकिन कैसे पकड़ाता है कि आपने, मान लीजिए कि ये बाहर है, इनके सेविंग अकाउंट से जा रहा है, तो हाउ वुड एनीवन वुड फिगर आउट कि ये सेविंग अकाउंट से जा रहा है, ये एनआरआई है, ये सही नहीं है, इसको कैच करने का कोई, कहाँ पर ये पकड़ में आ सकता है? जी वैसे पकड़ में आना इतना ये नहीं है, क्योंकि हर कोई आपको ऐसे चेक नहीं कर रहा है। बट हम्म। आगे जाके दिक्कत हो सकता है, जैसे अभी आप आईटी रिटर्न्स फाइल करते हैं अगर फॉर हम्म। एग्जांपल, तो हम्म। वहां पे दिक्कत हो सकती है कि आपका इनकम कहाँ से आ रहा है, क्योंकि या। कहीं इनकम आना है ना। तो हम्म। आप अगर बाकी इन्वेस्टमेंट से आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करें, तो तब आप अंडर स्क्रूटिनी आ सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर एनआरआई हो तो ये कैसे आपका इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो सब हो सकता है और बाद में दिक्कत हो सकती है। करेक्ट, गॉट इट। अगला सवाल अभिषेक राजवंशी जी का, राजस्थान हनुमानगढ़ से। 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए ये अपने बेटे की पढ़ाई के लिए निवेश करना चाहते हैं लमसम। बेटा अभी फिलहाल 9 महीने का है। जानना चाहते हैं कि कौन सा ईटीएफ बेहतर होगा, निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल कैप 250। जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है 18-20 साल का। दो अलग अलग कैप की ऑल टुगेदर बात कर रहे हैं, कंपैरिजन सही होगा क्या? जी कंपैरिजन सही तो नहीं है, हम्म। बट इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसे ही करते हैं ना कि इसमें डालूं या उसमें डालूं, चाहे दोनों एप्पल वर्सेस ऑरेंज, या। क्या खाऊं। अभी हम्म। एप्पल का गुण अलग है, ऑरेंज का गुण अलग है। जी। बट क्या खाना है, भूख उतनी है तो क्या खाऊं पहले, तो ये हम्म। बताइए। तो क्योंकि उन्होंने बताया कि उनके बच्चे के लिए है, हम्म। अ, तो लॉन्ग टर्म है काफी। हम्म। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा निफ्टी 50 से चालू करें। हम्म। और एक और रिकमेंडेशन ये रहेगा कि डाइवर्सिफाई करें। तो हम्म। अगर ये म्यूचुअल फंड्स की तरफ ओपन है तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, हम्म। अगर इनका ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है तो। हम्म। अगर नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि निफ्टी 50 में ही रहे, हम्म। ताकि इनका जो है पहले एक अच्छा इन्वेस्टर एक्सपीरियंस बन जाए, या। क्योंकि उतार चढ़ाव उतने ज्यादा नहीं देखेंगे। स्मॉल कैप में बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे। और निवेशकों का ये एक नेचर रहता है, मैं भी निवेशक जैसे मेरा एक ये नेचर रहता है कि जब पैसे नीचे जाते हैं या मार्केट में उतार चढ़ाव तो नॉर्मल है, तो जब मार्केट नीचे गिरता है तब थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। और जब नीचे थोड़ा सा ज्यादा गिरे तो हमको लगता है अरे ये पैसे मेरे थोड़ा सेफ कर दूं, तो निकल जाते हैं। हम्म। एक ह्यूमन टेंडेंसी है। तो जी। नए इन्वेस्टर्स का ये थोड़ा ज्यादा रिस्क पे रहते हैं। तो जी। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि निफ्टी 50 से स्टार्ट करें, अगर पहले इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर इन्वेस्ट कर चुके हैं तो कुछ स्मॉल कैप फंड्स भी देख सकते हैं। स्मॉल कैप मैं निफ्टी स्मॉल कैप में रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी इंडिया में स्मॉल कैप फंड्स, जो फंड मैनेजर्स हैं, वो हमको अल्फा दे सकते हैं। और हम्म। काफी फर्क दिखेगा उनको निफ्टी स्मॉल कैप्स वर्सेस फंड मैनेजर परफॉर्मेंस। तो जी। मुझे लगता है कि एक फंड मैनेजर अगर ये चूज कर ले तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर आप देना चाहेंगी? अगर मिड एंड स्मॉल कैप प्रेफर करूंगी मैं, अगर इन्होंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया है तो हम्म। कोटक इमर्जिंग इक्विटी ये काफी अच्छा फंड है। थोड़ा लार्ज कैप भी है, मिड कैप है, हम्म। स्मॉल कैप है। एक काफी अच्छा ट्रैक काफी भी पुराना फंड है। है। हाँ, जी। तो वो रिकमेंडेशन मेरी रहेगी। ओके। अगला सवाल निखिल दीवान का, गुजरात से, भरूच। अभी इनके पास क्वांट के मिड कैप, स्मॉल कैप, एक्टिव फंड हैं और जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इन फंड्स में सेबी की इंक्वायरी के बाद। सेबी ने हालांकि कोई फाइनल रिपोर्ट जारी नहीं की है, लेकिन जो भी इंक्वायरी चल रही थी उसके बारे में। और 18 महीने सिर्फ हुए हैं निवेश करते हुए। गुड रिटर्न सो फार, बट लास्ट 3 मंथ्स नॉट परफॉर्मिंग वेल, इवन नॉट बीटिंग द बेंचमार्क। तो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए। एकदम, एक तो अभी पक्का आपको मालूम है इसके बाद क्या कमेंट आएगा, क्योंकि ये पिछले 3 वीडियो में आया है। स्वाति मैम को क्वांट के फंड्स पसंद नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा खुद निवेश है क्वांट के एक फंड में। पता नहीं ये राय क्यों बन जाती है मेरे लिए। मैंने 1-2 वीडियो शायद क्वांट का, जब ये पूरा मसला शुरू हुआ था तब किया था। सो दे अज्यूम दैट आई डोंट लाइक क्वांट फंड। मैं फिर से क्लैरिफाई कर रही हूँ, मुझे किसी भी फंड हाउस से कोई दुश्मनी नहीं है। जहां अच्छी कमाई, वो मेरे लिए मेरा पसंदीदा फंड बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ पर
18 महीने, ये एक क्लासिक इन्वेस्टर जो हमें देखने को मिलते हैं, 18 महीने हुए हैं, अच्छा रिटर्न है, 3 महीने की परफॉर्मेंस पे सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। आप तो ऐसे इस तरह के निवेशक से काफी हम तो सिर्फ बातें करते हैं यहाँ पर, लेकिन आप तो डील करती हैं, राइट? जी बिल्कुल। तो निखिल जी, आप 18 महीने से निवेश करें तो आपने एक्चुअली मार्केट का कोई ज्यादा उतार चढ़ाव देखा नहीं है। ट्रस्ट में आप बहुत ऊपर नीचे देखेंगे मार्केट के अभी अपने निवेश का भी। तो 3 महीने का परफॉर्मेंस इज एक्चुअली इतना अच्छा जज नहीं है, स्पेशली इक्विटी में। बट हम्म। अगर आपके फंड्स सिर्फ क्वांट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि थोड़ा डाइवर्सिफाई कर ले। आप जिस फंड से, इन तीनों में से जिसमें खुश नहीं है, वो एग्जिट करके आप दूसरे फंड में डाल दें, या फिर अगर आपके पास फ्रेश पैसा है तो दूसरा एक पोर्टफोलियो बिल्ड कर ले, ताकि ये आपका 100% ऑफ द पोर्टफोलियो नहीं हो। अ, हम्म। चाहे क्वांट हो या चाहे कोई भी फंड हाउस हो, मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट 2 फंड हाउस, अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, तो 2 फंड हाउस में तो आपका पैसा थोड़ा बांट के चले, एक ही के साथ नहीं। और स्पेशली मल्टीपल स्कीम्स जब आप डाल रहे हैं तो 2 फंड हाउस तो चूज करना बहुत आसान हो जाता है। तो जी। अगर सिर्फ क्वांट में है तो मैं रेकमेंड करूंगी कि नहीं रहे। हम्म। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर ले, एग्जिट करना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट 2 फंड में डाइवर्सिफाई तो बिल्कुल भी कर ले। और सेकंड, आप जब करें तब निफ्टी 50, सो यूटीआई निफ्टी 50 इज अ गुड फंड, ग्रेट स्टार्ट। एक पैसिव फंड है, लो कॉस्ट है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म है इन्वेस्टमेंट होराइजन, आज भी जैसे 18 महीने पहले था, लॉन्ग टर्म है 5 से 7 साल, मेरे लिए साल भर इज नॉट लॉन्ग टर्म, पाँच हम्म। से सात साल अगर लॉन्ग टर्म है तो आप प्लीज कंटिन्यू करें अपना निवेश। और निखिल जी, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये जो रिकमेंडेशन आ रही है वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि सेबी की एक जांच चल रही है और उसकी वजह से, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि एक ही फंड हाउस की 3, 4 या 5 स्कीम में निवेश करना ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन, आपके रिस्क जो है वो बढ़ा रहा है। इतने सारे 40+ फंड हाउसेज है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, सबका थोड़ा फायदा लीजिए ना, मतलब एक ही जगह सब क्यों सारे पैसे लगाएंगे आप। अगला सवाल मोहम्मद सलीम जी का है। ये निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन ये इस बात को लेके थोड़ी उलझन में है श्वेता कि डीमैट अकाउंट के जरिए निवेश करें या फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, एसओए मेथड जिसको कहते हैं, उसके जरिए करें। कंसर्न उनका क्या है कि कुछ सालों बाद जब रिडेम्पशन करने जाएंगे तो क्या डीमैट अकाउंट में कुछ दिक्कत हो सकती है, लिक्विडिटी की इशू शायद, उसको ये रेफर कर रहे हैं। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि अगर जो इनकी कंपनी, ब्रोकर कंपनी है, अगर वो बंद हो जाती है तो उस वक्त क्या करेंगे ये। और यस, मोटे तौर पे यही दो इनके कंसर्न है। तो आपका जो कंसर्न है बहुत वैलिड है और बहुत इन्वेस्टर्स को रहता है, तो ऐसे मत समझिए कि ये एक सिर्फ आपका ही कंसर्न है। हम्म। आप ये सोच के चलिए कि एक डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट जैसा है, बस यहाँ पे कैश नहीं डिपॉजिट करते, आप अपने शेयर्स डिपॉजिट करते हैं, आप अपने म्यूचुअल फंड्स डिपॉजिट करते हैं। जब आप ऐसे सोचेंगे तब आपको थोड़ी ये सांत्वना मिलेगी कि कोई आपके चाहे ब्रोकर बंद हो जाए, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आपके फंड्स और आपके स्टॉक्स शेयर सब सेफ है। जैसे हम्म। कैश आपका सेफ रहता है बैंक अकाउंट में, हमको अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो हम गद्दी के नीचे नहीं डालते हैं कैश आज, क्या अपने तिजोरी में नहीं डालते हम। बैंक जितना भी हमारा घर सेफ है, बैंक उससे ज्यादा सेफ है बैंक अकाउंट अपना। हम्म। आप यही मान के चलिए, एसओए में और डीमैट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। रिडेम्पशन के लिए आपके ब्रोकर को कुछ हो जाए, डीमैट के कुछ भी, कुछ नहीं होगा वैसे, तो हम्म। आप कोई टेंशन मत ले। बट एक ही डिफरेंस है, जैसे डीमैट अकाउंट में आपके कॉस्ट लगेंगे, हम्म। हर साल के मेंटेनेंस कॉस्ट है वो आपको लगेगा। एसओए मेथड में वो नहीं लगेगा। तो हम्म। एसओए मेथड मैं मानती हूँ कि थोड़ा इजी है, हम्म। क्योंकि कोई चार्जेस नहीं है, वरना ओवर टाइम आपको चार्ज भी लगता है कि अरे इतना पैसा लग रहा है, 500 रुपये भी साल का हो तो भी हम्म। लगता है कि ये एक्स्ट्रा फालतू का चार्ज लग रहा है ना। हम्म। तो ये मेथड एक बस इजी है, कॉस्ट नहीं है। और ये जो आपने रिस्क सब बताया, अगर आपके मन में आज भी कोई डाउट है तो ऐसे मेथड तो एकदम सिंपल है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम लिक्विडिटी नहीं। की इशू होती है क्या श्वेता, अगर आप डीमैट के थ्रू करते हैं, या फिर एक लिक्विडिटी है या फिर एसआईपी और एसडब्ल्यू की फैसिलिटी क्या हमें डीमैट में मिलती है? ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है डीमैट अकाउंट में, आपको जो हम्म। फैसिलिटीज आपके एसओए मेथड में मिलती हैं वो डीमैट अकाउंट में भी मिल जाती है, कोई ओके। problem नहीं है।
ओके, ठीक है। चले, अगला सवाल है विक्रमजीत सिंह का। उम्र 37 साल है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। लिखा है माई चाइल्ड हैज ऑटिज्म, और उसके लिए वो एक बड़ा कॉर्पस अगले 20 साल में क्रिएट करना चाहते हैं। अभी तक इनका निवेश पीपीएफ, एग्रीकल्चरल लैंड, गोल्ड और लार्ज कैप स्टॉक्स में है। अब ये प्लान कर रहे हैं 50,000 रुपए हर महीने निवेश करना। स्मॉल कैप, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप की बात की इन्होंने। एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं। पहला सवाल है कि क्या इन्हें ये निवेश अपने बच्चे के नाम पे करना चाहिए और टैक्स पर्पस के लिए। दूसरा सवाल, कितने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इनको निवेश करना चाहिए। अमाउंट हमने कहा 50,000 पर मंथ। और अगर स्मॉल कैप में ही करना है तो कुछ नाम बताइए जो अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं वैसी स्कीम्स की। इनका टाइम होराइजन है 20 से 25 साल। क्या रेकमेंड करेंगी आप इन्हें। तो विक्रमजीत सिंह जी, आपका जो क्वेश्चन है ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि लार्ज कैप मैं मैनेज कर लूंगा अपने आप, स्मॉल कैप के लिए मुझे फंड मैनेजर चाहिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, और काफी क्लाइंट्स हमारे भी आते हैं ऐसे कि लार्ज कैप तो हमारे पास है क्योंकि हमको पता है हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, बड़े बड़े नाम, बस स्मॉल कैप में हमको आप म्यूचुअल हम्म। फंड दीजिए। तो ये हम्म। काफी कॉमन रिक्वेस्ट आती है हमारे पास। अच्छा। क्योंकि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एक ट्रस्ट बनाएं और उसके थ्रू इन्वेस्ट करें, ताकि आपके बच्चे का प्रोटेक्शन रहे। अ, अगर कुछ भी हो जाए कल किसी को भी, अ, इससे क्या होता है, लीगली भी प्रोटेक्टेड रहता है आपका बच्चा। ऑपरेशनली आपको कोई ट्रस्टी चूज करना पड़ेगा तो आपको वो भी आपने कर दिया होगा फिर अभी। तो और ऑफ कोर्स टैक्स वाइज भी वो एफिशिएंट रहेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन बच्चे के नाम पे नहीं, क्योंकि ऑपरेशनली जब वो 18 साल के हो जाएंगे, वरना फिर ऑपरेशनली उनको मैनेज करना पड़ेगा। तो रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि उनके नाम पे नहीं, ट्रस्ट के नाम पे रहे और वो ट्रस्ट मैनेज करे, तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि आपने स्पेशल नीड्स चाइल्ड बताया है, इसलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है। जी। दूसरा, 50,000 के लिए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि 3 स्कीम्स में निवेश करें, या 4 मैक्स, उससे ज्यादा नहीं करें, क्योंकि फिर आपको स्ट्रैटेजी सिमिलर मिलेंगी। हम्म। तो कोटक स्मॉल कैप फंड मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, हम्म। बंधन स्मॉल कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो ये 3 जो है स्मॉल कैप फंड्स काफी अलग है, काफी कम ओवरलैप है, स्ट्रैटेजीज अलग है, हम्म। मैनेजमेंट स्टाइल अलग है। तो इसलिए ये तीनों, अगर आपको चौथा ऐड करना है तो डीएसपी स्मॉल कैप रेकमेंड करूंगी मैं। तो ये चारों में आप देख के फिर अपना डिसीजन ले सकते हैं, तो कोई वुड भी यू, कॉम्बिनेशन चलेगा। इन्हें इनको इनके पास लार्ज तो इन्होंने खुद से मैनेज किया, स्मॉल के लिए पूछ लिया। पता नहीं क्यों मिड कैप को इन्होंने एकदम ही, बीच का बच्चा इतना क्यों इग्नोर किया जा रहा है उससे मुझे ये। काफी इन्वेस्टर्स ऐसे ही करते हैं, आपको पता है कि मिड कैप छोड़ देते हैं। और मैं कभी पूछती हूँ ना कि मिड कैप में एक स्कीम आप डाल दो, या एक कॉम्बिनेशन मिड एंड स्मॉल जैसे हाँ, दे देते। नहीं नहीं, मिड कैप नहीं चाहिए, स्मॉल कैप दे दीजिए आप। तो काफी इन्वेस्टर्स इसके कहते पीछे वजह कभी पूछी आपने उनसे, क्यों मिड कैप की तरफ इतनी बेरुखी उनकी। हैं क्योंकि उनको लगता है कि लार्ज कैप तो क्या है, हम मैनेज कर रहे हैं, हाँ। और स्मॉल कैप हमको रिटर्न अच्छा देगा। अभी मिड के लिए उनको लगता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा लार्ज से, उसके लिए हमको फीस देनी पड़ेगी। मिड कैप सेगमेंट ने कहा होगा आउच, यहाँ पर भी हमें ऐसे इग्नोर किया जा रहा है। बट अगर आप ये देख रहे हैं, आई एम श्योर विक्रम जी, इनका नाम विक्रमजीत, एक बार सोचिएगा आप जरा कि आपने मिड कैप को क्यों इग्नोर कर दिया है टोटली यहाँ पे। आई वुड लव टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। अगला सवाल है पवन कुमार जी का। बिहार के रहने वाले हैं, उम्र 32 साल है। पिछले 18 महीने से ये बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। आगे मैं इस फंड में 20 साल के लिए निवेश करना चाहता हूं, मतलब और 4 फंड ऐड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप और एचएसबीसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इन सभी में ये 1,500 रुपए की एसआईपी करना चाहते हैं, और इन फंड्स पे आपकी राय चाहते हैं श्वेता। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि इतने फंड्स नहीं ऐड करें, हम्म। क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उससे मुझे लगता है 3 स्कीम काफी काफी रहेंगी। होंगी। हम्म। उससे इतनी स्कीम्स नहीं ऐड करें। अगर उनको फिर भी 3 स्कीम ऐड करनी है, कि नहीं मुझे इन चारों में से 3 करनी ही है, तो मल्टी एसेट छोड़ दें, क्योंकि वो इनके इन्वेस्टमेंट टाइप में भी सूट नहीं करता है, लॉन्ग टर्म है
और वो जैसे मैंने पहले भी बताया, कंट्रोल नहीं है कहाँ पे एसेट जाता है, और वो अलग से अपना निवेश जिसी भी फंड टाइप में करना चाहे कर सकते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में बिल्कुल कर सकते हैं, कोटक मल्टी कैप में कर सकते हैं, ये दोनों मेरे फर्स्ट प्रेफर्ड रहेंगे। ओके, और अगर तीसरा इनको ऐड करना ही है तो निप्पॉन ऐड कर सकते हैं। ऑलराइट। और बस आज के लिए फिलहाल इतना ही। पवन कुमार जी, आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया। और जाने के पहले दो चीजें, जिन्होंने देख लिया है वीडियो वो थैंक यू बोलेंगे नीचे कमेंट करके श्वेता को। और श्वेता, पर्सनली देखिए, टीवी पे ना होने का फायदा ये होता है कि मैं यहाँ पे खुलकर आपकी तारीफ कर सकती हूँ। एक तो आप इतनी प्यारी दिखती है, आपकी आवाज बहुत ही मीठी है, और आपकी हंसी स्माइल लेकिन बहुत प्यारी आपकी स्माइल है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। थैंक थैंक यू। यू सो मच। और इसके साथ ही बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। सवाल कहाँ भेजने हैं आपको, सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा क्या, याद रखिए आप है मेरा यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।